नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक भाषण के 2 अनुच्छेदों की। यह भाषण मूलतः 1936 के जाति-पाति तोड़क मंडल के लाहौर सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा गया था, लेकिन कुछ कारणों से यह भाषण उस समय पढ़ा नहीं जा सका। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से प्रकाशित किया। इसी भाषण का हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद के नाम से प्रकाशित किया। आज हमारे पास इसी भाषण के हिंदी रूपांतर के 2 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जबकि दूसरे अनुच्छेद का नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। हम बारी बारी से इन्हीं 2 अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। पहले अनुच्छेद में डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन से जोड़ने के तर्क का विरोध करते हैं। कई लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हुए इसे श्रम विभाजन कहते हैं और यह कहते हैं कि सारे समाजों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन मौजूद है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि श्रम विभाजन वैज्ञानिक हो, तार्किक हो तो वह स्वीकार्य है, लेकिन जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन कहीं से भी तार्किक नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कोई भी श्रम विभाजन जब होता है तो मूलतः वह आपके कार्य के आधार पे होता है। आप कार्य किस प्रकार का करते हैं इसके आधार पे समाज को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन जाति प्रथा मूलतः जन्म के आधार पे लोगों को विभाजित करती है, न कि उनके कार्य के आधार पे। श्रम विभाजन के जाति प्रथा पर आधारित होने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अपने पेशे या व्यवसाय को चुन नहीं सकता। इसका दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि इससे समाज गतिशील नहीं रहता, धीरे धीरे एक जड़ समाज बन जाता है जिसमें एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्विच करने की सुविधा नहीं होती। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपनी जाति से बाहर के किसी व्यवसाय को चुनना चाहे तो जाति प्रथा इसकी इजाज़त नहीं देती। फिर एक दूसरी समस्या यहाँ ये आती है कि किसी भी श्रम विभाजन में श्रम की प्रकृति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जबकि जाति प्रथा के मूल में ही यह ऊंच नीच का भेदभाव विराजमान है। जाति प्रथा व्यवसाय और पेशे के आधार पे एक ऊंच नीच से भरे भेदभावपूर्ण समाज को जन्म देती है और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में यह स्वाभाविक श्रम विभाजन कतई नहीं है। आप जैसा कि नाम से ही देखेंगे, जाति शब्द का ही अर्थ होता है जन्म, यानी कि वह व्यवस्था जो मूलतः जन्म पर आधारित हो। तर्क देने वाले देते हैं कि शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था जो थी वह श्रम विभाजन के आधार पे थी। हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के आधार पे इसको सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। एक मंत्र है जहाँ पे एक ऋषि कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता क्षत्रिय हैं, मेरी माँ वैश्य है और मेरी बहन शूद्र है। तो यहाँ यह तर्क करते हुए दिखाया जाता है कि एक ही परिवार में चारों वर्ण मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर जो यह विभाजन है वर्ण का, यह मूलतः उनके कर्म के आधार पे है, यानी कि श्रम विभाजन के आधार पे है। थोड़ी देर के लिए तर्क के लिए इसको सही मान लें तो भी यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान में जाति व्यवस्था का जो रूप है वह कहीं से भी यह जो आदर्श उदाहरण दिया गया है ऋग्वेद का, वैसा कतई नहीं है। यहाँ तो जन्म लेते ही व्यक्ति का पेशा और व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। अब देखें, आधुनिक समाजों में पेशे लगातार बदलते रहते हैं, नई तकनीक आ जाती है। उदाहरण के लिए आज के दौर में ही देखें, जैसे एक पेशा हुआ करता था कुम्हार, मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाने का काम करते थे। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आस पड़ोस से कुम्हार पूरी तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम होता गया, प्लास्टिक आ गए, थर्मोकोल आ गए और धीरे धीरे यह व्यवसाय ही लुप्त होता चला गया। लेकिन हमारे जो जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन है, यह कुम्हार को दूसरे व्यवसाय को चुनने की छूट नहीं देती। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो कुम्हार जाति में उत्पन्न हुआ है, वह योग्य है, उसमें क्षमता है कि वह किसी अन्य व्यवसाय को अपना सके, लेकिन जाति प्रथा उसे अन्य व्यवसाय को अपनाने की छूट नहीं देती। तो जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन के दुष्परिणामों को एक बार बिंदुवार देखें। पहला दुष्परिणाम, इसमें व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने की छूट बिल्कुल नहीं होती। व्यक्ति की रुचि किसी और काम में है, उसको किसी और काम के साथ जुड़ना पड़ता है, चूँकि उसकी जाति उस पेशे को चुनने की इजाज़त नहीं देती। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति अपने काम में रुचि ही नहीं रख पाता। काम
ये सर्वमान्य तथ्य है कि किसी काम में अगर आपकी रुचि है तो उस काम को आप बेहतर ढंग से करेंगे, लेकिन यहाँ आपको वो काम करना पड़ता है जिसमें आपकी रुचि बिल्कुल नहीं है। नतीजा, उत्पादकता में कमी आती है, यानी कि यह आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित तो करता ही है, साथ साथ यह आर्थिक प्रगति की मार्ग में भी बाधक है। दूसरा, व्यक्ति की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति किसी और काम करने में बेहतर ढंग से सक्षम हो सकता है, लेकिन हम उससे वो काम लेते हैं जिसमें वो सक्षम नहीं है। वो काम सिर्फ उसे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी या उसका जन्म किसी जाति विशेष में हुआ है। तीसरा, इससे व्यक्ति जन्म से ही एक ऐसे पेशे के साथ जुड़ जाता है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। जन्म लेते ही उसे एक पेशे के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि उसका पेशा उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं, उसकी योग्यताओं, उसकी रुचि पर निर्भर न होकर उसके माता पिता की जाति पर निर्भर हो जाता है। चौथा, इससे आगे बढ़ें, अगर किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को बीच में अपना पेशा परिवर्तित करने की जरूरत पड़े तो जाति प्रथा इसकी भी इजाज़त नहीं देती। वह जन्म भर के लिए आपको एक ही पेशे के साथ बांध देती है, जबकि आधुनिक दौर में ऐसी ज़रूरतें बार बार पड़ती हैं। तकनीकों के प्रयोग, नई तकनीकों के आने के कारण कई नए व्यवसाय सामने आते हैं, कई पुराने व्यवसाय धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, लेकिन जाति प्रथा व्यवसाय को परिवर्तित करने की इजाज़त नहीं देती। इससे क्या होता है? इससे समाज धीरे धीरे जड़ हो जाता है। जड़ हो जाने का अर्थ ये है कि किसी भी जो इस जाति प्रथा में नीचे है उसको ऊपर आने के अवसर उपलब्ध नहीं होते। वह धीरे धीरे वहीं जड़ होकर रह जाता है और इससे समाज में असंतोष उत्पन्न होता है, विद्रोह की स्थितियां बनती हैं, एक असमान समाज का, एक भेदभावपूर्ण समाज का निर्माण होता है। और इसीलिए अंबेडकर इस जाति भेद पर आधारित श्रम विभाजन के घोर विरोधी हैं। अभी हमने बात की भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन की। यह भारतीय समाज का एक यथार्थ रूप है। इसके बाद अपने इसी भाषण के अगले अनुच्छेद में डॉक्टर अंबेडकर अपनी कल्पना के एक आदर्श समाज की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ यथार्थ संतोषजनक न हो या वह यथार्थ साहित्यकार को या रचनाकार को जचता न हो, तो वह उसका एक वैकल्पिक स्वरूप प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ऐसा समाज जो वास्तव में नहीं है लेकिन होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भी अपने भाषण में ऐसे ही एक आदर्श समाज की बात करते हैं, जैसा समाज वास्तव में नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि भारतीय समाज ऐसा ही हो। डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श भारतीय समाज जो है, उनकी कल्पना का, वह मूलतः 3 सिद्धांतों पर केंद्रित है: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि यही 3 सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति के थे। फ्रांसीसी क्रांति के मूल में यही 3 सिद्धांत थे: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लेकिन इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर थोड़ा सा अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं, तो हम उन्हीं के विचारों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता की। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्रता कई मायनों में जरूरी है। जो लोग स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं वह आमतौर पर जीवन की स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन जब वो रोजगार चुनने की स्वतंत्रता की बात आती है तो वहाँ उस स्वतंत्रता का समर्थन आमतौर पर नहीं किया जाता। डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में किसी भी समाज के लिए, किसी भी आदर्श समाज के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता हो कि वह अपना पेशा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से या अपनी योग्यता के अनुसार चुन सके, जरूरत पड़ने पर बदल भी सके। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सही मायनों में तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। ध्यान दें, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं तो यह एक शासन पद्धति के रूप में ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में लोकतंत्र एक समाज के लिए भी जरूरी है। समाज ऐसा होना चाहिए जहां उसके हर अवयव की भागीदारी हो, समाज के हर सदस्य के निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्र रूप से उसके निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, या हर व्यक्ति अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जबकि होता क्या है भारतीय समाजों में कि व्यक्ति पर समाज के निर्णय थोप दिए जाते हैं। व्यक्ति पर एक जाति थोप दी जाती है और उस जाति से जाति के आधार पर उसके लिए कुछ व्यवसाय निर्धारित कर दिए जाते हैं और उस लकीर से बाहर जाने की अनुमति उसे नहीं होती। अंबेडकर के अनुसार यह किसी भी आदर्श समाज के लिए घातक स्थिति है और इसीलिए वह स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर यह स्वतंत्रता न रही
तो यह एक दासता की स्थिति है, यह गुलामी है। गुलामी का मतलब सिर्फ विदेशी पराधीनता ही नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में अगर व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं है, तो यह भी एक तरह की गुलामी है, क्योंकि समाज के चंद लोग श्रेष्ठ लोगों पर अपने निर्णय को ज़बरदस्ती थोपते हैं और उन्हें उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्रता डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज का पहला मूल बिंदु है, जिस पर हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं दूसरे मूल्य की, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने समता या समानता कहा है। ध्यान दें, पहले भी बता चुका हूँ कि यह मूल्य फ्रांसीसी राज्य क्रांति में भी शामिल था, लेकिन उस समय भी और अभी भी सबसे ज़्यादा विवाद भी इसी मूल्य को लेके हुए हैं, समता या समानता। आखिर कैसे संभव है किसी भी समाज में समानता? क्या समाज में सभी व्यक्ति समान होते हैं? क्या उनकी योग्यताएं समान होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं मानेगा कि समाज के सारे व्यक्ति एक समान होते हैं, या एक समान उनमें योग्यता होती है, या एक समान उनमें प्रतिभा होती है, या एक समान उनमें शारीरिक क्षमता होती है। ऐसा नहीं होता। तो फिर समानता कैसे संभव है? अब इस सवाल को समझने से पहले डॉक्टर अंबेडकर कुछ दूसरी बातों पर विचार करते हैं। वह कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जो क्षमता है वह मूलतः 3 बातों पर निर्भर करती है। एक उसकी शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा उसके माता पिता द्वारा दी गई सुविधाएं और उपलब्धियां, और तीसरा उसके अपने प्रयत्न। अब देखें, इन तीनों को अलग अलग देखें। कोई व्यक्ति अगर अपने प्रयत्नों से कुछ योग्यताएं प्राप्त करता है तो जाहिर सी बात है उसको सुविधाएं भी अधिक मिल सकती हैं। वहाँ जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ समान व्यवहार करें। उसने प्रयत्न, जाहिर सी बात है उसके प्रयत्नों के लिए पुरस्कार मिला, तो यहाँ समानता का व्यवहार जरूरी नहीं है। लेकिन शारीरिक वंश परंपरा या माता पिता द्वारा प्रदान की गई उपलब्धियों के आधार पर अगर समाज में भेदभाव होता है या कहा जाता है कि वहाँ पे असमान व्यवहार उचित है, तो डॉक्टर अंबेडकर इसका विरोध करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में समता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ समाज की ओर से समान व्यवहार होना चाहिए। हाँ, उसके बाद व्यक्ति अपने प्रयत्नों से उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, और निश्चय ही वहाँ समानता की मांग नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्रयत्नों के आधार पर पुरस्कार और दंड पाने का अधिकारी हो सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा प्रयत्न करके कुछ बेहतर परिणाम ला सकता है और उसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों से बेहतर रिवार्ड मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है। तो यहाँ समानता की बात नहीं होती है। समानता की बात सिर्फ वही है कि समाज की ओर से उसको अवसर समान प्रदान किया जाए। यानी कि निश्चित तौर पे इसका अर्थ यह नहीं है कि घोड़े और गधे को एक ही रेस में दौड़ा दिया जाए। घोड़ों की रेस में गधों को नहीं दौड़ाया जा सकता। या जंगल में समानता की बात हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हाथी से तैरने को कहें या मछली से उड़ने को कहें। यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। तो किसी भी समाज में समानता की जब बात होगी तो यह समान अवसरों की बात होगी, न कि समान पुरस्कारों की बात होगी। इसको ध्यान से समझना जरूरी है। जो लोग इस बात को नहीं समझते वही समानता के तर्क का विरोध करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में समानता का अर्थ क्या हुआ? समान अवसर और समान व्यवहार। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज के तीसरे मूल्य, भ्रातृत्व या भाईचारे की। यह मूल्य भी फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया है। और भाईचारे का मतलब क्या है कि कोई भी समाज ऐसा हो जिसमें विभिन्न वर्गों में संपर्क और गतिशीलता विद्यमान रहे। कोई भी वर्ग अपने आप को अछूत महसूस ना करे, कोई भी वर्ग अपने आप को दूसरों से नीचा महसूस ना करे। यह गतिशीलता समाज के विभिन्न वर्गों में होनी आवश्यक है, तभी भाईचारे पर आधारित कोई भी समाज स्थापित हो सकता है। समाज में गतिशीलता इसलिए भी आवश्यक है कि किसी भी वर्ग को नीचे से ऊपर आने की छूट या अवसर मिलने चाहिए। जाति प्रथा पर आधारित समाजों में यह विशेषता नहीं होती। हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि जाति प्रथा पर आधारित जो समाज होते हैं उसमें जातियां रूढ़ हो जाती हैं, जन्म के साथ बंध जाती हैं, और वहाँ पर व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर ऊपर जाने के मौके उपलब्ध नहीं होते। अपनी क्षमताओं के संपूर्ण उपयोग के अवसर उपलब्ध नहीं होते। तो यह समाज निश्चित तौर पर भाईचारे का समाज नहीं हो सकता, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर भाईचारे पर आधारित आदर्श समाज की बात करते हैं। तो अब हम देखें डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श भारतीय समाज के मूल्यों को फिर से एक बार देखते हैं। पहला मूल्य स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज़ की? शारीरिक सुरक्षा या जीवन की ही नहीं,
आजीविका को या पेशे को या रोजगार को चुनने की स्वतंत्रता, यह डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज के लिए एक आवश्यक मूल्य है। दूसरा, समानता। समानता कहाँ पर? तो समानता अवसरों की और समाज के व्यवहार की, अर्थात समाज को हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के साथ समाज का व्यवहार भी समान होना चाहिए। और तीसरा, भाईचारा, यानी कि समाज में इतनी गतिशीलता हो कि विभिन्न वर्गों के बीच एक भाईचारे की आदर्श स्थिति स्थापित की जा सके। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का एक आदर्श भारतीय समाज की जो कल्पना है वह इन्हीं 3 मूल्यों पर आधारित है। निश्चित तौर पर यह यथार्थ नहीं है। आदर्श कहने का मतलब ये है कि यह कल्पना है। लेखक चाहता है, या यहाँ पर हम कहें कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि ऐसा समाज हो। यह समाज उनका उद्देश्य है, यह समाज बनाना उनका उद्देश्य है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाषण का नाम ही है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति भेद का उच्छेद। यह समाज कैसे बनेगा? जब इस देश से जाति भेद की समाप्ति हो जाएगी। जाति भेद को समाप्त किए बिना ऐसे आदर्श समाज की संकल्पना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के 2 अनुच्छेदों की चर्चा की, जाति भेद और श्रम विभाजन, और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।